Hello guys, welcome back on my YouTube channel. And today in this video, I'll discuss about the causes, or you can say reasons. Reasons of what? Reasons of increase in supply and reasons of decrease in supply. तो आप जानते हो प्रीवियस वीडियो में हमने ये डिफरेंस किया था, ये इंक्रीज इन सप्लाई क्या होती है, डिक्रीज इन सप्लाई क्या होती है। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंक्रीज इन सप्लाई को आप किस तरीके से डिफाइन करोगे, हाउ विल यू डिफाइन इंक्रीज इन सप्लाई। अगर क्वेश्चन केवल इस तरीके से आता है कि एक्सप्लेन इंक्रीज इन सप्लाई, तो उसमें आपको व्हाट यू आर सपोज टू राइट, आपको उसमें क्या क्या करना है, व्हाट यू नीड टू डू, आपको डेफिनेशन देनी है, आपको शेड्यूल बनाना है, आपको ग्राफ बनाना है, और इवन आपको यू हैव टू एक्सप्लेन द रीजंस, और आपको रीजंस भी उसमें देने हैं, स्टेट करने हैं कि क्यों होता है ऐसा, राइट। तो ये आप बोर्ड पे देख सकते हो, मैंने पहले लिख लिया है, थोड़ा टाइम सेव हो जाए हमारा, क्योंकि लिखने में टाइम लगता है ना। देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी है, ये मैंने बिल्कुल जो सेकंड वीडियो लेक्चर था उसमें डिस्कस किया था। एनीवे, पहले तो इंक्रीज इन सप्लाई होता क्या है, प्रीवियस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की कि शेड्यूल एंड ग्राफ के थ्रू डिफरेंस किया, ये इंक्रीज डिक्रीज एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन में क्या डिफरेंस, बट उसमें मैंने डेफिनेशन नहीं आपको बताया। तो यहाँ पे थोड़ी सी डेफिनेशन भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि सपोज कीजिए क्वेश्चन इस तरीके से आता है एक्सप्लेन इंक्रीज इन सप्लाई 6 मार्क्स का, तो आपको क्या क्या उसमें करना है। सबसे पहले डेफिनेशन किसकी, इंक्रीज इन सप्लाई की। ये जो इंक्रीज इन सप्लाई है इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो आपको पता चल गया है अब तो, अगर आपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखा है मेरा, तो डेफिनेटली यू मे कम टू नो अबाउट दैट इंक्रीज इन जो सप्लाई है टेक्स प्लेस ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। तो इसकी डेफिनेशन देते हैं कि व्हाइल प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी रिमेन्स कांस्टेंट, सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी राइजेस ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर इज कॉल्ड इंक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, जब प्राइस ऑन कमोडिटी का कांस्टेंट रहता है और किसी कमोडिटी की जो सप्लाई है वो राइज होती है ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर इज कॉल्ड इंक्रीज इन सप्लाई। ऐसे ही एक्सटेंशन का हो जाता है। एक्सटेंशन की डेफिनेशन, एक्सटेंशन इन सप्लाई की डेफिनेशन में क्या होगा, उसमें लिखेंगे कि व्हाइल अदर थिंग्स आर कांस्टेंट, क्योंकि उसमें अदर फैक्टर्स क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी राइजेस ड्यू टू राइज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, अगर किसी कमोडिटी की सप्लाई राइज होती है उसके प्राइस के राइज होने से, इज कॉल्ड एक्सटेंशन इन सप्लाई, वो एक्सटेंशन का केस है। ठीक है, डेफिनेशन आपने दे दी, शेड्यूल बना दिया आपने, जैसे प्रीवियस वीडियो लेक्चर बनाया था, कोई भी एग्जांपल लेके आप शेड्यूल से डिफाइन कर सकते हो, कोई भी केस लिखा हुआ। ग्राफ भी आपने ड्रॉ कर दिया, ग्राफ मैंने बताया था इंक्रीज इन सप्लाई का, आपने ग्राफ भी ड्रॉ कर दिया। सपोज कीजिए कैसे होता है ग्राफ, आपको बताइए, आप सीधा बना सकते हैं इस तरीके से। सपोज करो पहले ये वाली सप्लाई थी, ए पॉइंट पे जो भी है, फिर बी पॉइंट को भी सप्लाई का हमारा ऐसा होता है, शिफ्ट हो गया। ठीक है, और जब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड की तरफ हमारा सप्लाई कर्व शिफ्ट होता है, जैसे इस एग्जांपल में हुआ है, कहाँ से, फ्रॉम एस से S1 तक हुआ है, इट मीन्स इट शोज इंक्रीज इन सप्लाई। अब इसमें आपको रीजंस भी देने की क्यों होता है। अब मैंने एक्सटेंशन का रीजन क्यों नहीं लिखा, मैं एक वर्ड और लिख देता हूँ यहाँ पे, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन इन सप्लाई। आप इसके बारे में भी जानते हो, फिर मैंने एक्सटेंशन का क्यों नहीं पूछा, इसके कॉजेस क्यों, क्योंकि एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई के ज़्यादा रीजंस नहीं है, केवल एक ही रीजन है। इसमें रीजन क्या होगा, आपको पता है एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन टेक प्लेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ इट्स कमोडिटी। जब इसके प्राइस में चेंज होता है तो रीजन क्या है, एक्सटेंशन का हो जाएगा राइज इन प्राइस, क्योंकि अदर फैक्टर्स तो कांस्टेंट ही होती हैं, ये मैंने इसीलिए लिखे हैं, ये तो अदर फैक्टर्स है, पहला फैक्टर अलग है और ये सारे एक साइड है, ये अदर्स है, प्राइस उस कमोडिटी का वो अलग फैक्टर। तो एक्सटेंशन तो इसकी वजह से रहता है, प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी, जिस भी कमोडिटी की आप स्टडी कर रहे हो उसके प्राइस में चेंज होने की वजह से उसकी सप्लाई में चेंज आ जाए। ठीक है,
तो एक्सटेंशन का रीजन एक ही है और वो है राइजिंग प्राइस। कॉन्ट्रैक्शन का रीजन भी एक ही है, वो क्या है, वो है फॉल इन प्राइस। बट अगर हम बात करते हैं इनकी इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई की, ये इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई दोनों ही जो है टेक प्लेस ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। प्राइस नहीं, प्राइस तो कांस्टेंट रहता है इसमें, तो अदर फैक्टर से हमारे पास वेरियस फैक्टर्स हो सकते हैं, हमारे अदर फैक्टर, इसलिए इसमें कॉजेस को भी हम स्टेट करते हैं, लिखते हैं आंसर के साथ, ठीक है, क्योंकि हमें क्या पता क्या रीज़न है, तो हम लोग को पता है कि ये रीज़न हो सकता है, ये कॉजेस होते हैं इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई। तो कॉजेस में क्या लिखना है हमें, देखो अब इन ये हमारे पास हेडिंग है, इन हेडिंग में से लिखना सब, ये फैक्टर्स हैं, अदर फैक्टर यही तो है जो मैंने ये सर्कल किया हुआ है रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ये है एक तरफ ये फैक्टर, दूसरी तरफ ये तो प्राइस हो गया उस कम्युनिटी का, ये अदर फैक्टर्स। तो इंक्रीज इन सप्लाई कब होती है, अब हम पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, देखो सप्लाई कब इंक्रीज होगी, कांस्टेंट प्राइस पे, जैसे इस फैक्टर को लेके बात करते हैं, कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी जो प्रोडक्शन में फैक्टर यूज किए जाते हैं, सप्लाई उनकी कॉस्ट पे भी निर्भर करती है कि उनकी कीमत क्या है, उनके प्राइस क्या है, खर्चा क्या है प्रोडक्शन में। और आपको पता है अगर कॉस्ट फॉल हो जाती है, यानी जो प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, प्लांट, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, रॉ मटेरियल, उन सभी की जो प्राइसेस हैं कम हो जाती है, यानी प्रोडक्शन में कॉस्ट कम आ रही है, कम आ रही तो अच्छी बात है प्रोड्यूसर के लिए, वो ज़्यादा सप्लाई करेगा। मतलब अगर प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ और उसका खर्चा कम आने लगे प्रोडक्शन में, तो डेफिनेटली सप्लाई क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो इंक्रीज का पहला रीज़न क्या हो सकता है, पहला रीज़न है इफ, कॉस्ट बोल दो या प्राइस बोल सकते हैं आप इससे, ठीक है, इफ कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इफ कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉल्स, ठीक है, अगर हमारे जो प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं उनकी कीमतों में, उनके प्राइसेस में कमी आती है तब सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है जी। सेकंड, इफ देयर इज एन इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, अगर अच्छी टेक्निक आई है, अच्छी टेक्निक से प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो कम आएगी, प्राइस आपको वही मिल रहा है जो पहले मिल रहा था, ऑब्वियस सी बात है, कम कॉस्ट आने से प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा और प्रॉफिट भी ज़्यादा रहेगा प्रोड्यूसर का, तो वो ज़्यादा सप्लाई करने लगेगा, वो ज़्यादा सप्लाई करने के लिए रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा रीजन क्या हो सकता है, इफ देयर इज एन इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हुआ है, टेक्निक में चेंज आया तब इम्प्रूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्या रीजन हो जाएगा, गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट यूजुअली अपनी टैक्सेशन पॉलिसी से और सब्सिडी से ठीक है, सब्सिडी पॉलिसी और टैक्सेशन पॉलिसी से सप्लाई को प्रभावित करती है, अफेक्ट करती है गवर्नमेंट। तो सप्लाई कब बढ़ेगी, अगर गवर्नमेंट टैक्स कम कर दे, जो गुड्स पे टैक्स लगता है उस पे उस टैक्स को गवर्नमेंट कम कर दे, तो सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। कैसे, मैंने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, अभी भी एग्जांपल हम ले सकते हैं इसका। सपोज करो 100 रुपये प्राइस है किसी कॉमोडिटी का, इसमें सरकार 10 रुपीज़ टैक्स की फॉर्म में ले रही थी हमसे क्या हमने ऐड कर रखे थे। सपोज करो गवर्नमेंट ने कर दिया टैक्स, अब गवर्नमेंट को 5 रुपये ही जाने हैं टैक्स के तौर पे, टैक्स कम कर दिया। तो एज ए प्रोड्यूसर हमें तो आज भी हमारा प्रोडक्ट कितने में बिकेगा, 100 में, तो मेरा ही तो प्रॉफिट है, मेरा ही तो प्रॉफिट है। इस 100 में पहले तो मान के चलो गवर्नमेंट को 10 रुपये दे दिए हमने एक ग्राहक से, अब गवर्नमेंट को 5 रुपीज़ देने पड़ेंगे इन फॉर्म ऑफ टैक्स, तो मेरा प्रॉफिट ज़्यादा होगा उसी प्राइस पे। क्या करना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू सेल मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ माई प्रॉडक्ट। इसका मतलब सप्लाई क्या हुई, इंक्रीज हुई, किसकी वजह से, टैक्स की वजह से, ठीक है। तो गवर्नमेंट पॉलिसी में लिखेंगे इफ
भी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। एंड इसी में डाल दो सब्सिडी का भी, सब्सिडी इसके अपोजिट है। और अगर सब्सिडी गवर्नमेंट दे, ठीक है, गवर्नमेंट ये कहेगी अब तक तो कोई सब्सिडी नहीं थी, अब कह रही जब आप देखोगे तो 110 रुपये हम दे देंगे आपको अलग से, तो अच्छी बात है यार, मैं तो ज़्यादा सप्लाई करना चाहूँगा, गवर्नमेंट सब्सिडी दे दी मुझे, ठीक है। एंड गवर्नमेंट ऑफर सब्सिडी, और सब्सिडी ऑफर करे प्रोड्यूसर को, तो वो उसी प्राइस पे जो चला हुआ है, एग्जिस्टिंग प्राइस बोलते हैं या कांस्टेंट प्राइस बोलो, उस प्राइस पे ज़्यादा यूनिट सप्लाई करना चाहेगा। इसका मतलब सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट, नंबर ऑफ फर्म्स इन मार्केट इंक्रीज होंगी डिक्रीज होंगी, ऑब्वियसली बात है बढ़ेगी। अगर नंबर ऑफ फर्म्स बढ़े और प्राइस है भाई, ठीक है, प्राइस वही है, प्राइस में कोई चीज़ नहीं है, नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ी है, नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ेंगी मार्केट में तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उस कम्युनिटी की ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली ज़्यादा यूनिट की सप्लाई की जाए, राइट। तो इंक्रीज सप्लाई का ये रीजन हो गया, इफ नंबर ऑफ फर्म्स इंक्रीजेस, अगर नंबर ऑफ फर्म्स क्या होती है, इंक्रीज होती है, तब भी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की फैसिलिटी इंक्रीज हुई है, इफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ऑब्वियस ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी या ट्रांसपोर्ट में भी कॉस्ट आती है, मैंने आपको बताया था। ट्रांसपोर्टेशन सस्ता हुआ है तो भी अच्छी बात है, ज़्यादा ज़्यादा सप्लाई करेंगे हम, ठीक है। और लास्ट क्या है, फर्म्स का ऑब्जेक्टिव। फर्म्स के दो ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया था अपने प्रीवियस वीडियो में, और वो ऑब्जेक्टिव क्या है, एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन था हमारा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और सेकंड क्या था, सेल्स मैक्सिमाइजेशन, सेल्स मैक्सिमाइजेशन। तो सप्लाई इंक्रीज कब होगी, जब फर्म का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट को मैक्सिमम करना नहीं हो, सेल्स मैक्सिमम करना हो। इफ अ फर्म्स ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज इट्स सेल्स, अगर सेल्स को इंक्रीज करना इसका ऑब्जेक्टिव है, तो ऑटोमेटिकली जो सप्लाई है उस एग्जिस्टिंग प्राइस पे, एग्जिस्टिंग मतलब जो वो प्राइस ऑलरेडी है, उस प्राइस पे सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब इंक्रीज इन सप्लाई पे ये रीजन होते हैं, ये रीजन भी आपको लिखने हैं, ठीक है। मेरा काम इजी होगा अगर आपने ये अच्छे से समझ लिए हैं, तो बिल्कुल जस्ट अपोजिट डिक्रीज इन सप्लाई हो जाएंगे, यही हेडिंग रहेंगी, यही हेडिंग होंगी, डिक्रीज इन सप्लाई करें। तो सप्लाई डिक्रीजिंग के रीजन क्या है, डिक्रीजिंग सप्लाई के रीजंस क्या क्या होंगे, अपोजिट। इफ कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्राइस, अगर जो हमारे फैक्टर्स हैं जिनको हम यूज करते हैं प्रोडक्शन में, उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है, कॉस्ट बढ़ जाएगी तो भाई उस प्राइस पे तो फिर ज़्यादा सप्लाई नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मेरा खर्चा आ रहा है, जो खर्चा है प्रोडक्शन का वो ज़्यादा बढ़ गया, तो कैसे उस प्राइस में ज़्यादा सप्लाई करना चाहूँगा, नहीं करना चाहूँगा, सप्लाई कम हो जाएगी। देयर इज, वैसे तो इम्प्रूवमेंट होती है टेक्नोलॉजी में, बट बाई चांस टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाएगी, इफ देयर इज अ डिप्लीशन इन टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन, डिप्लीट मतलब पुराना हो जाना, खराब हो जाना, ऑब्सोलीट हो जाए, ठीक है। अगर कोई टेक्निक आपकी पुरानी हो जाए तो भी सप्लाई कम हो जाएगी। उसके बाद गवर्नमेंट रिड्यूस इंक्रीजेस टैक्स, अगर गवर्नमेंट टैक्स कर दे तो सीधा सीधा प्रोड्यूसर का प्रॉफिट कम होता है उसी प्राइस पे, अगर प्राइस बढ़ जाए तो बात ही नहीं है, प्राइस में तो चेंज हो नहीं, सरकार ने टैक्स बढ़ा दी तो कम सप्लाई करना, मेरा प्रॉफिट कम है, मेरा प्रॉफिट कम है तो मैं कम यूनिट सप्लाई करना चाहूँगा। इफ गवर्नमेंट इंक्रीजेस टैक्स एंड रिड्यूसेस सब्सिडी, ऊपर से सब्सिडी दे रही थी गवर्नमेंट, सब्सिडी हटा के कम नहीं दे रही आप, ठीक है, तब भी नंबर ऑफ फर्म्स कम हो जाए, किसी प्रोडक्ट की फर्म पहले तो 10 थी, अब 5 है प्रोडक्शन करने वाली, तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्शन कम हो पाएगा, और अगर प्रोडक्शन कम है तो सप्लाई कम हो पाएगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ फर्म्स रिड्यूसेस। उसके बाद है इफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी विद लॉस, ये जो ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज है, कम हो जाए तो भी सप्लाई डिक्रीज हो जाए। जैसे कोरोना टाइम में हुआ, ट्रांसपोर्ट बिल्कुल बंद हो गया,
ठीक है। तो सप्लाई कहाँ हो पाई, सप्लाई हो ही नहीं पाई, इसकी वजह से प्राइस बढ़े थे। चलो वो तो बाद की चीज़ें, आप रिव्यू जाओगे अभी। नेक्स्ट वाले पे आ जाओ। इफ अ फर्म्स ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज सेल्स, नहीं, डिक्रीज में क्या लिखेंगे, इफ अ फर्म्स एम इज टू इंक्रीज प्रॉफिट, अगर उसका एम प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है, तो जब मैक्सिमम करने का उसका एम होता है तो इस प्राइस पे तो वो ज़्यादा सप्लाई नहीं करेगा, कम करने का, वो वेट करेगा प्राइस बढ़ने का, क्योंकि उसे ये नहीं कि सेल्स बढ़ाओ, उसे ये है कि कम यूनिट सेल कर लो बट प्रॉफिट ज़्यादा, तो प्रॉफिट तो तभी ज़्यादा होगी जब प्राइस बढ़े, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन पॉइंट्स को इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई में लिखोगे, ठीक है। क्वेश्चन ये कि एक्सटेंशन इन सप्लाई और कॉन्ट्रैक्शन में क्यों नहीं किया, क्योंकि उसमें मैंने बता दिया कि एक्सटेंशन सप्लाई में एक रीजन है, केवल प्राइस में चेंज, कॉन्ट्रैक्शन का भी किया। इसमें अदर फैक्टर्स हैं, तो अदर में वेरियस हो सकते हैं, इसलिए हम उनके साथ इनको भी लिखते हैं, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो में केवल इतना ही। आप प्लीज़ वीडियो लेक्चर देखिए, और अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप कंटिन्यूसली मेरी वीडियो लेक्चर देखना चाहते हो रिलेटिंग टू इकोनॉमिक्स, तो आप बेल आइकॉन होता है उसको भी दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।